नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको कि अभी भी मैं बात कर रहा था जिसने लास्ट ईयर एसएससी जी का एग्जाम दिया था और उसके 129 मार्क्स थे, नीरज शायद जो स्टूडेंट है। और वो मतलब जनरली अभी यूट्यूब पे भी अच्छा जो अपना चल रहा है पोल वगैरह उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। तो उसने मुझसे बात की तो मुझे पता चला कि लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली कैसे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का एक अपना काम है और सबको पता है कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सब लोग टेस्ट देते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज देने का सबसे सही तरीका क्या होगा जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट होता जाए और आपकी जो मार्क्स है ना उसको इंप्रूव कर सके। अब आप जितनी फैकल्टी देखेंगे मतलब बिना साइंस के ये बोल सकते हैं कि या तो टेस्ट सीरीज दो, हाँ खूब सारी दे लो, नहीं नहीं इतनी मत दो, ये क्या लाइन है। तो इसलिए मैं सारे जो भ्रम है यहाँ पर उसको मैं दूर कर देता हूँ। या फिर जो भी है मतलब आपको अगर खुद को लगता है, कुछ लोग अपने सीनियर से पूछते हैं जिससे भी है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज देने का तरीका सारे का सारा मिथ यहाँ से दूर कर दूंगा। इसलिए मैं इवन ये तो कहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करने वाली चीज बनती है। आप जानते हैं मुझे कि जनरली मैं जहाँ जो चीज लगती है कि आपको शेयर करनी चाहिए उसके लिए बोल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको तो अभी पूरा कंसर्न होकर सुनना है। इसकी हर एक वर्ड का मतलब है, हर एक पीछे की साइंस आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए एसएससी जेई के लिए जो आप टेस्ट देने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि गलती बहुत लोग कर रहे हैं बिना बात अपना ना एक रूटीन फॉलो करके है कि टेस्ट देना है, इस तरह से देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए। 3 सवाल आपके मन में हमेशा रहने चाहिए। 3 सवाल कौन से हैं वो 3 सवाल मेनली। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन से टेस्ट देने चाहिए, कौन से टेस्ट देने हैं आखिर। सेकंड है, कब कब टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट मुझे कब कब देने हैं। और थर्ड सवाल जो है वो ये है, टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए। अगर टेस्ट दे दिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए। 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पूरा का पूरा डिसाइड करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपके साथ जो आपके परफॉर्मेंस है उसको कितना इंप्रूव करने वाली है। और वास्तव में टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा असर होता है। इवन मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूं, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही होता है। मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है, और फिर टेस्ट से अपने आप को इंप्रूव कर देना सबसे अलग चीज होती है। और ये बहुत ज्यादा वहाँ पे मतलब मायने रखती है इस टाइम पे। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार सर मुझे लग रहा है कि मुझे रिवाइज भी करना है, थोड़ा वो भी पढ़ना है, तो उसका टाइम इस टेस्ट सीरीज के बीच में ही मिलेगा आपको। आप ये गलती ना करें कि एक बार मैं सारा का सारा पूरा पढ़ लूं उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, ये भी गलत है। लेकिन ये भी नहीं करना कि आपको हर दिन एक टेस्ट देना है, हर दिन एक टेस्ट देने वाला काम भी अभी शुरू नहीं करना है। क्या करना है इसके लिए मैं आपको कहता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर है, कौन से टेस्ट देने चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जब टेस्ट देने की बात आती है तो आपको टेस्ट आपको 3 तरह के मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 2-3 सब्जेक्ट जो मर्ज होते हैं, मतलब मर्ज सब्जेक्ट टेस्ट। और थर्ड नंबर पे होते हैं सर फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। मैं फिर से बोल दूं, अब जो टाइम चल रहा है, इट्स टाइम, हम मार्च के अंदर खड़े हैं और हमारे पास 3 महीने से भी कम समय है। अगर हम एसएससी जेई का वही अगर शेड्यूल माने कि 4-5-6 जून को अगर एग्जाम होने वाला है, तो आपको पता है कि सर 3 महीने से भी कम बचे हैं अब तो मैं बोलता हूँ फिर से कि मेरा पूरा फोकस फुल सिलेबस टेस्ट पे होना चाहिए। ये जो आप पे असर डालेगा वो एकदम अलग ही तरह का होगा। ये टाइम है मतलब अगर आप इसको टेस्ट जैसे भी दो, मैं इसको टेस्ट मानता ही नहीं हूँ। अगर आप टेस्ट देते हो तो आप इसको मतलब ये ना कि चलते फिरते आप, जैसे कि आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है तो आपने चलते हुए कोई सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया या अपने आप को चेक करने के लिए आपने टेस्ट दे दिया, उस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट केवल आपकी उस फोबिया को दूर कर सकता है कि हाँ टेस्ट पूरा सिलेबस का होता है तो मुझे इतना सारा पढ़ते हुए डर लगता है, तो आप उस फोबिया को दूर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इतना वेटेज नहीं होता है। मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, जो वेटेज होगा वो इसी का होगा। फुल सिलेबस टेस्ट करने की 2 घंटे का पेपर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर आपको जीके और रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है और 1 घंटे के अंदर टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। और वैसे टेस्ट को मैं टेस्ट मानता हूँ। तो फुल सिलेबस टेस्ट है यहाँ पे, वही आपको देना चाहिए। अब उसके लिए मैं तो फिर से कहता हूँ कि आप चाहे 2 टेस्ट ले लीजिए, 3 टेस्ट ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर में आपके फ्री है, आपको कौन सी टेस्ट लेनी है लीजिएगा। आप बस ये देख लीजिएगा कि जहां पर जिसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा अच्छी है उसको आप ले लीजिएगा और वहां से आपको टेस्ट देने। अब टेस्ट का जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके मन में आना चाहिए वो है, कब कब देने चाहिए टेस्ट, टेस्ट कब कब देने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना शेड्यूल अगर मैं 4-5-6 जून के एग्जाम को मानता हूं, तो सबसे सही मैं बोल रहा हूं फिर से कि फर्स्ट टेस्ट जो है वो अब तक फरवरी के अंदर हो जाना चाहिए था। फेब एंड तक आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट हो जाना चाहिए था, एफएसटी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, फुल सिलेबस टेस्ट। उसके 2 वीक बाद सेकंड टेस्ट जो है, मतलब सबसे पहला जो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में पूरा लिख देता हूं उसके अंदर टेस्ट नंबर लिख रहा हूं मैं। ये इसके पीछे की साइंस मैं आपको बता दूंगा ये भी क्या है, लेकिन पहला जो है वो फेब एंड तक होना चाहिए,
फरवरी एंड तक। अब आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर मैंने तो अभी तक दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुए, अभी भी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड जो है उसके 15 डेज बाद, यानी कि मैं बोलता हूँ कि मिड मार्च आपके पास हो जाएगा, तो मिड मार्च के अंदर आपको सेकंड टेस्ट देना है। आपके साथ क्या होगा कि आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, उसमें बहुत सारी गलतियां की होगी आपने, तो जो गलतियां करते पहले आपको सेकंड टेस्ट हाथों हाथ देने का मन कर रहा होगा कि यार मैं अभी के भी टेस्ट देता हूँ वापस अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। आपको उस 15 दिन तक उसको बियर करना होगा, उस अंदर की इम्पल्स को बेयर करना होगा कि मुझे अभी के भी टेस्ट देना है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो देते ही नहीं है, दूर बचते रहते हैं, और एक ने टेस्ट दे दिया तो फिर लगता है कि यार मैंने तो बहुत हवा बना रखा था, इसमें तो गलतियां, मैं सिली मिस्टेक बहुत सारी कर रहा हूँ, मैं टाइम पे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सेकंड टेस्ट देता हूँ, कल वापस सेकंड टेस्ट देता हूँ, अपने आप को इंप्रूव करता हूँ। नहीं, आप ये गैप रखिए, 15 दिन का गैप रखिए, एंड फिर उसके बाद थर्ड टेस्ट देखिएगा, तो जो कि आपका लगभग मार्च एंड में, कि ये भी 15 दिन के डिफरेंस में होना चाहिए। तो लगभग 15 डेज का आपको शुरुआत के 3 टेस्टों के अंदर गैप रखना है। मतलब पहला टेस्ट में तो गैप है ही, तो उससे पहले तो आप दे ही रहते, और उनकी बाद में ये आपके गैप होने चाहिए। फिर उसके बाद ये थर्ड मतलब हो गया। फोर्थ जो टेस्ट होगा आपके, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, यानी कि आपको पता है लगभग 7 अप्रैल तक, 31 मार्च में मान रहा हूँ, 15 मार्च 31 मार्च इस तरह से मैंने कवर कर लिया मार्च को। तो उसके बाद जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, मतलब आप 7 डेज का गैप रख के कर सकते हैं। फिफ्थ उसके बाद जो है अप्रैल का सेकेंड वीक, यानी कि एक वीक में आपको देना है, एक वीक के अंदर एक बार फुल सिलेबस टेस्ट देना है। यहां तक आप समझ चुके होंगे कि आपके परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। तो अब अगला वाला जो है रिकमेंडेशन, वो आप उसको माने या ना माने, जैसे भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अगला वाला अगर आपको लगता है कि अभी भी वो वाला इंप्रूवमेंट नहीं आया या वो वाला सहजता हासिल नहीं की, ये डिपेंड करता है अब तक, तो फिर वापस एक वीक के बाद टेस्ट देंगे आप। तो यानी कि अब वाला भी अप्रैल के थर्ड वीक में देंगे, लेकिन कुछ लोग सहज हो चुके होंगे अब तक, तो आप अब एक वीक के अंदर 2 टेस्ट दे सकते हैं, जो कि मैं अब बोलता हूं कि जो 7th और 8th है वो 1 वीक के अंदर 2 टेस्ट देने आपको। और ये काम भी अगला वाला भी करना है 9th 10th, यानी कि 1 वीक में 2 टेस्ट देने। यहाँ पे जो 10 टेस्ट दिए आपने इसी ऑर्डर के अंदर, तो अब आप लाइनअप हो चुके हैं, अब आप लाइनअप हो चुके हैं। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आपके मई के अंदर आप जा चुके हैं, मई के फर्स्ट वीक में, या 10th मई तक बोलता हूँ, यहाँ तक अगर आप 10th मई तक आ चुके हैं तो बस ठीक है। अब 20 डेज बचे हुए, उसके बाद अब आप फ्री हैं, अब उसके बाद आप फ्री हैं। ये जो 10 टेस्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अपना एक असर डालने वाले हैं, वो इसी ऑर्डर में डालने वाले हैं। अब आप उसके बाद फ्री हैं। अब आप उसको अगर डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप गेप बाय गेप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर 3-4 दिन के गेप तक नहीं देना चाहते हैं तो भी ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये 10 टेस्ट का जो लगभग ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हुए उसी ऑर्डर में टेस्ट देते हुए जाएं, ताकि इस टेस्ट को आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ मैचअप करने में जो टाइम लगता है वो लग सके, और आपका जो इंप्रूवमेंट है वो अपने आप डे बाय डे इंप्रूव होता हुआ आए, आपका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा इंप्रूव होती हुई आए। तो ये एक तरीका होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद फिर कह रहा हूँ 10th मई के बाद आप आए, मैं हर चीज में आपको बहाना नहीं चाह रहा, 10th मई के बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आपको जैसे भी इसको लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं इस टेस्ट को। अब हम बात करते हैं कि सर ये टेस्ट कब कब देने चाहिए, इसका एक तो एक आइडिया आपने दे दिया है, और ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि संडे को देना है, या फिर यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ 15 मार्च को देना है, 14 को दे दीजिए, 17 को दे दीजिए, मतलब जब भी उस टाइम में आपको सहज फील हो, जिस दिन आपको लगे कि आज थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का या काम नहीं हो रहा। अच्छा, इनके अंदर जब 15 दिन का गेप है 15 डेज में, यहाँ पर आपको पूरा टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। रिवाइज किनको करना है, उसके लिए आता है थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद क्या करना होता है। टेस्ट देने के बाद क्या करना होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पूरा कि टेस्ट जो टोटल है, टोटल टेस्ट मुझे लगता है कि आपके पास 15 प्लस होते हैं, यानी टोटल टेस्ट अगर आप 12 to 15 प्लस तो होने चाहिए, मतलब कम से कम आपको 12 टेस्ट तो देने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे सारा गेम ही टेस्ट का है। जो एसएससी जेई का एग्जाम है ना, वो गेम ही टेस्ट का है, 2 घंटे की आपकी स्पीड होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको 15 से ऊपर तो टेस्ट देने ही चाहिए। अगर 15 प्लस के आसपास आप टेस्ट देने की सोच रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप टेस्ट से चाहे तो 2 ले सकते हैं, जैसे भी आपको जहां भी लगता है। आप बस अपने जहां पर ज़्यादातर लोग ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग टेस्ट दे रहे हो, वो वाले टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और फिर आप फ्री हैं, 10 मई के बाद आप फ्री हैं। आपको पता है कि उसके बाद भी आपको लगभग 20-22 दिन का टाइम तो यूं ही मिल रहा है, जहां पे आप अपने आप को देख सकते हैं। एग्जाम के 3-4 दिन पहले टेस्ट नहीं देना चाहिए, 3-4 दिन पहले अपने को छोड़ देना चाहिए। मतलब एग्जाम है जिस दिन, अगर 4 जून को आपका एग्जाम है, तो 3 दिन पहले छोड़ दो, फिर टेस्ट मत दो, फिर लास्ट टेस्ट जो अच्छा हुआ वहां पे जाके आप एंड कर दो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, लास्ट टेस्ट मेरे को 31 मई को देना था, वो थोड़ा अच्छा नहीं गया, 1 तारीख को वापस सही मूड में टेस्ट दीजिए, एक लास्ट अच्छा टेस्ट देके फिर छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद तो मतलब उसके बाद कुछ करने का बचेगा नहीं। फिर तो आप जो भी है, आप अपने आप को काम एंड कूल बने रहे कि कौन से सेंटर पे जाना है वहाँ पहुंचिए, अपने जितने भी डेटाबेस उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन टेस्ट की सारी कहानी ये होने वाली है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है कि टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने सर आपको कह रहे कि पहला टेस्ट फरवरी एंड में देना था, तो टेस्ट की बात करते क्या है, तो आपको बता दूं कि कॉपी बनानी होती है,
इन टेस्ट के लिए कॉपी रखनी चाहिए आपके पास, रफ कॉपी। उस रफ कॉपी के अंदर शुरुआत के 5 पेज छोड़ दीजिए, 5 पेजेस आप स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ने हैं सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं जो आपके काम में आते हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बोलूँ तो बार बार एक क्वेश्चन आपको पता है कि आता है 0.577 वैल्यू होती है, आप भूल सकते हैं। 1/2 जो फ्रीक्वेंसी होती है और ओमेगा होता है, उसको एफ को और ओमेगा को कन्वर्ट करने में बार बार काम आता है। तो इसकी वैल्यू जो है लगभग 0.159 होती है, 0.16। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको पता ही है कि सर जो हमारे पास 3 + J4 है, इसका जो मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल जो है 53.13 डिग्री है, और 4 + J3 जो है इसका जो मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन इसका एंगल जो है वो देख लीजिए 36 कितना बचा सर, 60 तो हाँ 36.87 डिग्री बचा हुआ है। तो ये इतना है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, आप जानते हैं। तो ये है आपके पास 1 + J जो है इसका मैग्नीट्यूड √2 और एंगल 45 डिग्री है। तो ये कुछ बातें हैं जो है आप शुरुआत के 1-2 पेज में, 2 पेज में लिख सकते हैं। फिर 2-3 पेज में क्या लिखेंगे, जो पर्टिकुलर टेस्ट में कुछ काम की चीज़ें हैं उसका इंडेक्स कहाँ बनाएंगे। तो वो आप शुरुआत के जो 5 पेज छोड़ रहे हैं उसके अंदर जितना भी रफ आप कर रहे हैं उसको आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जो आपने एक कॉपी बनाई उसके 5 पेज शुरुआत के छोड़ दिए, अब आप पूरी कॉपी को आधे में बांट दीजिए बीच में। और मैं तो कह रहा हूँ कि इवन आधे में बांटने की भी जरूरत नहीं है आपको। इवन शुरुआत के इन 5 पेज को हटाने के बाद आप 20 पेज, लगभग 20 पेज, या मैं कहता हूँ कि चलो 30 पेज के आसपास छोड़ के पीछे, अब 30 पेज के आगे छोड़ने के बाद जो पीछे की जो कॉपी बची हुई है वो आपके लिए रफ है। टेस्ट के सारे रफ इसी जगह करने हैं आपको, और वहां से जो सीखा उनको शुरुआत के 30 पेज में लिखना है। यानी कि 5 पेज तो आपने छोड़ दिए थे, 6 पेज से आपको लिखना है टेस्ट नंबर 1 में क्या सीखा था। अब आता है सर सीखा क्या हमने, यानी ये तो रफ वाले पेज है, लास्ट समझ रहे ना। कॉपी के अगर मैंने शुरुआत में 5 पेज छोड़े, उसके बाद 30 पेज और मान लीजिए आप, तो कि 30 पेज और छोड़ दिए, तो यानी कि 35 पेज हो गए। अब उसके आगे की जितने भी है कहानी वो सब रफ की कहानी है। वहां पे आपको जो भी टेस्ट दे रहे हो उसका रफ वहीं पे करना है, रफ में करना होता है वहीं पे करना है, ताकि कल को वापस देख सकूं उस रफ को भी मैं। एंड ये रफ कॉपी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मेमोराइज करने के लिए मेरे पास सीधा टू द पॉइंट की बातें लिखी होनी चाहिए, वो काम रफ में होता है। फेयर कॉपी के अंदर पता नहीं क्यों मन करता है कि सजा के लिख दें, इसको कलरफुल कर दें, उसके अंदर हम टू द पॉइंट बात नहीं करते, हम थोड़ा वो सजाने में लग जाते हैं, वो जो कि गलत है इसके अंदर। यानी कि रफ कॉपी सबसे काम की चीज होती है। अगर कोने में भी कोई चीज आ गई तो रेड कलर से लिख दिया आपने कि ω0 = ये लिखना है कि बात मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, उसको अपनी भाषा में लिख दो उसको। तो ये सब चीजें आपको कल लिखनी है शुरुआत के 30 पेज में। तो क्या करना है, जैसे टेस्ट नंबर 1 दिया आपने, अब टेस्ट में गलतियां 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की गलती कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, जो कि आपने ऐसे क्वेश्चन के अंदर गलती की जिसमें आंसर देखते ही आपको समझ में आ गया कि अरे सी कैसे लगा दिया, डी तो था आंसर, इसने डी आंसर दे रखा है, आपने इसको सी लगाया था, पर ध्यान गया कि हाँ 27 तो था, अच्छा मैंने 27 निकाला था पर टिक करते हुए 17 टिक कर दिया, मैंने पता नहीं क्या माइंड में चला था, 17 टिक कर दिया। ऐसी गलतियां भी होती है। ये गलतियां होती है फर्स्ट, मिस्टेक नंबर 1, M1 के नाम से इस मिस्टेक को लिखेंगे आप कि ये वाली मिस्टेक हुई, उसको देखने भर से सही हो जाती है वो, उसको बस देखना है वापस, जब भी फ्री माइंड है उसको देखना है उस कॉपी के अंदर। अच्छा, फिर मिस्टेक नंबर 2 कौन सी होती है? मिस्टेक नंबर 2 वो होती है जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और फिर पता चला कि अरे आपने गलत कर दिया था, आपने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया था, या फॉर्मूले के अंदर माइनस की जगह प्लस लगा दिया था। यानी है तो सिली मिस्टेक, लेकिन वो वास्तव में आपने गलती की अंदर तो वही थी, तो वो मेथड मिस्टेक नंबर 2 में आती है। ये मिस्टेक नंबर 1 और मिस्टेक नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को खत्म करना है। फिर एक और मिस्टेक होती है लास्ट में, मिस्टेक नंबर 3, और वो ये होती है कि आपने जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा तब आपको लॉजिक याद आया कि हाँ यार ये तो सर ने बताया भी था, मैं गलत क्यों सोचा था, बिल्कुल सही लॉजिक है, सर ने यही बताया था। वो जो लॉजिक वाली चीज़ है जो कि सर ने बता रखी है, वो मिस्टेक नंबर 3 में होती है। उसको भी आप अलग से लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब इसके सिवा जो तीनों मिस्टेक में नहीं आती है, बाकी वो कोई क्वेश्चन जो आपने उस सॉल्यूशन को देख के सीखा कि अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, वो आपकी काम का नहीं है, वो आपकी काम का नहीं, इसको हटा दो। यानी कि 100 क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप अब सीख रहे हो सॉल्यूशन देख के कि अच्छा ऐसा होता है क्या, वो अब काम का नहीं है, वो अब काम में नहीं आएगा इस मार्च के अंदर। मार्च के बाद आपको कभी काम में नहीं आएगी, नॉलेज नहीं चाहिए अपने को इन 3 मिस्टेक पे बात करनी है, स्पेशली इन 2 मिस्टेक पे बात करनी है। अगर मेथड मिस्टेक नंबर 3 के अंदर ज़्यादा गलतियाँ हो रही है कि अच्छा हाँ यार सर ने बताया था, सर की कॉपी देखी पता चला कि हाँ यार ये लॉजिक तो मशीन में सिखाया था सर ने, या फिर ये सॉम के अंदर सिखाया था, तो कोई भी ऐसी मिस्टेक अगर आपको दिखती है बाद में, तो आपको ये देख लेना है कि वो चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो यानी कि इसका मतलब वो चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसका मतलब जो ये गैप है बीच में 15-15 दिन का या 7 दिन का गैप, उसमें उस मिस्टेक नंबर 3 की जो थ्योरी है उस पर ध्यान देना है। पर मिस्टेक नंबर 1 और मिस्टेक नंबर 2 के लिए तो आपको कोई थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपकी गलतियां हैं। तो ये दोनों मिस्टेक्स तो बस आपको बार बार देखने से, खुले माइंड से, फ्री माइंड से देखने से ही सही होगी। अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे ये बात बैठती जाएगी कि चीज़ों पे कहाँ फोकस ज़्यादा करना है आपको आता सब कुछ है, और आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो हर दिन इंप्रूव होती जाएगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बेस्ट करके आएँ, अपना फोड़ के आएँ। तो बस यही बात थी जो मेरे को शेयर करनी थी, लेकिन ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से सुनिएगा, वापस 2 बार सुनिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करेगा। बाकी मिलेंगे ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।